तो ये जो केस है ना मेरे पास, कुछ दिन पहले, करीब 12 साल के बाद, इस केस को जिसने रेफर किया था वो आए थे मेरे पास। वो आईटी इनकम टैक्स ऑफिसर में है, आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो बोले कि 12 साल बाद मैं आया हूँ आपके पास। तो फिर फाइल वाइल खोज के निकाला तो उन्होंने बताया कि वो जो पेशेंट था आपका वो एकदम अभी ठीक है बिल्कुल। अभी उसकी भी शायद सर्विस खत्म हो गई है और वो अभी ठीक ठाक है। उसकी वाइफ को भी दिखाया था, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो इस केस को प्रेजेंट करते हैं। और ये केस पहले भी प्रेजेंट हो चुका है। एक डेयर ग्रुप था डॉक्टर प्रमिला नेहरा का, बहुत साल पहले, उसमें ये प्रेजेंट हुआ था। इस केस को प्रेजेंट किया गया था। तो यह केस ऐसे है, ये मेरे पास आया था 2014 में, जून 14 में आया था। एंड इसकी उम्र है 54 ईयर्स एंड वर्किंग इन द आईटी डिपार्टमेंट। एंड शी वाज not see, but he was brought to me by one of his colleague who had been taken treatment for the almost same problem, है ना, उनको भी यही प्रॉब्लम थी, उसके लिए ट्रीटमेंट लिया था उन्होंने। तो पेशेंट जो आके बोल रहे हैं कि मेरे हाथ जो है ना कांपते हैं जब मैं लिखता हूं, और कोई भी काम करते समय ऐसा नहीं होता, यानी केवल लिखते समय होता है। बाकी चाय पकड़ रहे हैं, टी पकड़ रहे हैं, सामान पकड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल लिखते समय ही ऐसा जो है हाथ लगता है जैसे स्टिफ हो गया है, कड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉब्लम है। तो 18 साल से ऐसा चल रहा है, यानी काफी पुराना बीमारी है। पर अब क्या हुआ है, उंगलियों में भी ऐसा होना चालू हो गया है। तो सबसे पहले क्या है कि दाहिने हाथ में हुआ था, लेकिन अब बाएं हाथ की उंगलियों में भी जो है ना थोड़ा सा पेन होना, झंझनाहट होना, स्टिफनेस होना, ये सब चालू हो गया है। तो पहले केवल दाहिने हाथ में चालू था, अब चूंकि बाएं में भी चालू हो गया है तो अब से इनको थोड़ा सा टेंशन भी हुआ है, पर ज्यादा टेंशन नहीं है। तो मैंने पूछा और कोई तकलीफ है, तो बोले कि दाहिने कंधे में भी दर्द रहता है, धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो पूछा मैंने, ये दर्द हुआ कैसे आपको? तो जॉवलिन थ्रो करते समय स्प्रेन आ गया था। तो उसके कारण से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो तब से ये दर्द लेकिन गया नहीं, बना हुआ है। और कोई दिक्कत है नहीं, और कोई भी समस्या नहीं है। उस समय उन्होंने बताया था और कोई समस्या नहीं है, बाद में देखेंगे आएगा। बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने उस समय नहीं बताया था। तो बोला कि मेरे ही डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति, उनको भी हाथ में कुछ इस तरह की ही प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा जब उनका हाथ ठीक हो सकता है तो फिर मेरा क्यों नहीं होगा, मेरा भी ठीक होगा। तो फिर मैंने पूछा इसको लेकर कोई चिंता है? तो इसको लेकर कोई चिंता नहीं होती, लेकिन यदि टेंशन हो जाने से एक भी लाइन लिख नहीं पाता है, एक लाइन भी लिख नहीं पाता हूं। जब किसी के सामने लिखना पड़ता है तो साइन करना पड़ता है, तब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये एक्चुअली आईटी डिपार्टमेंट में ऑफिसर रैंक में है, तो अक्सर बहुत सारे पेपर्स पे साइन करना पड़ता है। तब क्या होता है ना, ये नॉर्मली साइन करना प्रेफर करते हैं किसी जब कोई सामने ना हो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज होती है कि सामने साइन करके देना पड़ता है, उस समय इनका हाथ अटक जाता है। तब इनको बहुत शर्मिंदगी से महसूस होती है, बहुत ऑकवर्ड फील होता है। बोले जैसे प्रेस्टीज में बहुत लग जाता है कि लोग क्या बोलेंगे, ना बड़ा ऑफिसर साइन भी नहीं कर पाता ठीक से। तो टेंशन होने पर स्टैमरिंग भी हो जाती है, थोड़ी सी आवाज भी लड़खड़ा जाती है। ठीक है, तो मैंने पूछा नेचर कैसा है आपका? तो वो हंसने लगे और बोले कि नेचर तो बहुत अच्छा है, मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, स्पेशली बर्ड्स।
यदि वो बीमार वगैरह हो गई या कुछ भी उनको चोट लग जाती है तो ये उसे उसकी पूरी सेवा ससुर में सेवा करता है, उसकी देखभाल करता है, उसको हॉस्पिटल ले जाना, दवा दिलाना, ये जो है ये बहुत दिल से करता है। विशेषकर पंछियों को तो चोट लगा हुआ देख ही नहीं सकता ये थोड़ी सी भी। तो उसके कलीग ने जो बताया था, कलीग मतलब वही पेशेंट जो उनको लेके आए थे, उन्होंने ही बताया कि डॉक्टर साहब ये बहुत ज्यादा मेहनती है, एक काम करने को कहा जाता है तो साथ साथ कई काम कर देता है। तो ये बंदा क्या है ना कि नॉर्मली सरकारी दफ्तर में क्या है ना, लोग आलसी ज्यादा होते हैं, यूजुअली, नॉट एवरीवन। कोई सरकारी काम कर रहा हो तो बेचारा मेरे को पकड़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन यूजुअली जो है वो लोग बस सरकारी काम इसीलिए करते हैं कि आराम की जिंदगी काटनी है, लेकिन कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो ये भी वैसा ही है, प्लस एक बोलो तो कई काम कर लेगा, जो भी लगेगा इस काम को भी निपटा सकते हैं उसको निपटा देता है तुरंत, वो टालने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो उसके बाद मैंने इसको 30 पोटेंशिया का सिंगल डोज दिया। फिर मेरे पास 25 को आया, बोला कि उस दिन उसने बताया एक और कंपनी है उसको कि उसके पेशाब की प्रॉब्लम है, वो रोक नहीं पाता, उसको दौड़ के जाना पड़ता है, रखता है तो, विशेषकर रात के समय। तो ये प्रॉब्लम उसको 3 साल से चल रही है, लेकिन बंदे ने अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया इसके लिए। और क्या प्रॉब्लम है, तो उसको क्या है, ब्लीडिंग हो रही है कुछ दिनों से, 10 दिनों से ब्लीडिंग हो रही है, एनएस से ब्लीडिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो गया था। तो जब भी इसको स्टूल हार्ड हो जाता है तो ब्लीडिंग होती है और काफी पेन भी होता है, दर्द भी होता है। तो मैंने उसके सेम मेडिसिन 200 का डोज दिया। फिर 12 जून को जुलाई को मेरे पास आया, तो बोला कि अभी तक कोई चेंज समझ में नहीं आ रहा है, लगता है मुझे काफी दिन तक दवाई खानी पड़ेगी, टाइम तो लगेगा इसमें, ऐसा लग रहा है। तो फिर मैंने टेंशन वगैरह बोला कि मुझे टेंशन, ऐसे टेंशन नहीं, लेकिन टेंशन होने से नींद नहीं आती, विशेषकर अपने बच्चे के बारे में जब टेंशन होता है कि 5 साल और है सर्विस में, यदि बेटा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया तो क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, इसी चिंता में रात भर ये घुलटते रहता है, इतनी ज्यादा इसको टेंशन हो जाती है। तो एक्चुअली बात है कि ये थोड़ा ऑनेस्ट बंदा भी है, तो गलत तरीके से पैसे नहीं कमाता, वरना सरकारी डिपार्टमेंट में गलत तरीके से जो कमाते हैं उनके पास तो पैसे की कमी सोचनी ही नहीं पड़ती, बच्चे ऐसे करते हैं, और इसे अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा करने की चिंता हो रही है। सो दिस इज वेरी पिक्यूलियर, है ना। तो फिर मैंने बोला कि आपको ठंड ज्यादा लगती है या गर्मी ज्यादा लगती है, तो बोला कि मुझे ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है, बारिश वगैरह होने से तुरंत सर्दी पकड़ लेती है, पर हाँ आपकी दवा लेने के बाद सर्दी एक बार भी नहीं हुई, और ये पेशाब में भी थोड़ा आराम है, यानी थोड़ा कंट्रोल है, अब थोड़ी देर तक रुक सकता हूं, दौड़कर भागना नहीं पड़ता। तो अब इसने बताया कि हाँ थोड़ा इस जगह पर थोड़ा फायदा है, तो मैंने फिर उसको 1M दिया। फिर 28 अगस्त को मेरे पास आया ये, तो उस दिन बताया उसने कि हाथ और पांव बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं, जाड़े के दिनों में गर्म कपड़े से ढक कर रखना पड़ता है। कल रेक्टम से अचानक बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, पर इस बार कोई दर्द नहीं था, और यह बिल्कुल अचानक हुआ, तो मैंने दवाई चेंज की और वहीं दिया उसको, ठीक है। तो 13 अगस्त को फिर वो मेरे पास आया, मुझे मकर ध्वज दीजिए, और यहाँ कुछ डेट की थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो डेट कुछ और होगा, ठीक है, वो देखना पड़ेगा क्या डेट है, बाद में या पहले में कोई दिक्कत हुई है नहीं, वो चलो उसको हम देख लेंगे बाद में। तो उसने बोला मुझे मकर ध्वज दीजिए, थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, और यूरिन की प्रॉब्लम जो पहले ठीक थी वह फिर से चालू हो गई है। तो ये मेरी मेडिसिन चेंज करने के बाद दोबारा वो प्रॉब्लम चालू हो गई, दूसरा जो चेंज किया था मैंने। तो यूरिन कंट्रोल जो है लॉस हो गया है, मेरे हाथ के कांपने की का कुछ स्ट्रांग दवाई दीजिए, पहले मेरे हाथ की लिखावट कितनी सुंदर थी और अब कैसी हो गई है, पढ़ भी नहीं पाते ठीक से, है ना। तो मैंने इस बार 10M दिया।
तो इसके बाद पेशेंट मेरे पास 4/9/14 को आया, बोला, पेशेंट की वाइफ भी साथ में आई थी, वाइफ के साथ आया था ये। तो वाइफ ने बताया कि एक बहुत अच्छी खबर है, इनके उंगलियों में दर्द जो रहता था वो बिल्कुल ठीक हो गया है, पहले से बेहतर है, उंगलियां अभी स्टिफ नहीं रहती। तो पहले जो कड़ा हो जाता था, अब वो कड़ापन इनका खत्म हो गया है। पर यूरिन में प्रॉब्लम है इसको। यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इनके नाक से पानी गिरना भी पहले से बेहतर है, पर रात भर सो नहीं पाते, केवल बच्चे की चिंता लगी रहती है, और चूंकि रात भर सो नहीं पाते तो दूसरे दिन इन्हें नींद आती रहती है, होगा ऑब्वियसली, हैंगओवर चलेगा ना थोड़ा सा। तो मैंने 10 को फिर से रिपीट किया। तो एक बार फिर 15/9 को मेरे पास आके बोल रहे हैं कि अचानक जो है मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था, तो और एक प्रेशर जैसा फील हो रहा था, कॉक्सिस में भी दर्द था, ऐसा लगता है जैसे कोई दबाव बना हुआ है वहां पर। और एक प्रॉब्लम है, जब भी कुछ खाता हूं तो गला में जो है ना खट्टा हो जाता है, ये प्रॉब्लम उन्होंने बताई। तो मैंने 10 को बोला 3 घंटे बाद बाद 4 डोज ले लीजिएगा, यदि जरूरत लगे तो एक बार थोड़ा वेट कर लीजिए, यदि आराम हो गया 1-2 दिन के अंदर तो ठीक है, वरना ऐसे ले लीजिएगा। तो बोल के दवाई मैंने दे दी। तो फिर मेरे पास वो 18/9 को आए, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद, 1 महीना प्लस। तो उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम जो दवा दी थी आपने, उसके लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने जैसे बताया था कि खुद ठीक हो जाएगा, वह अपने आप ही ठीक हो गया था। साथ ही मैंने इसबगोल भी ले ली थी, बाकी सारे प्रॉब्लम में काफी आराम है, केवल इंडेक्स फिंगर में थोड़ा सा दर्द है, बाकी कोई भी दर्द नहीं है, और हाथ की कपाना भी बिल्कुल बंद हो गया है, लिखावट में भी पहले से काफी सुधार है। अब किसी के सामने लिखते हुए हैंडराइटिंग गड़बड़ नहीं होती, मैंने खराब नहीं होती, अच्छे से लिख पाता है, जो एक नर्वसनेस आता था वो खत्म हो गया अब इसका, और अब नींद भी अच्छी आती है। तो आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। तो जिसको 18 साल की प्रॉब्लम समझ लो आप, उसको तो लगेगा ना कि हाँ भाई। तो फिर 10/10/14 को मेरे पास आया, फिर से थोड़ा दर्द महसूस, ये शायद 14 नहीं होगा, 15 होगा या क्या होगा। आप लोग थोड़ा सा समय देंगे, 2 मिनट, फाइल नीचे है, मैं लेके आता हूँ। केस कंप्लीट होगी, अच्छा मैं केस बोल देता हूँ, डेट को ठीक कर लेंगे। तो उसने फिर जो है थोड़ा थोड़ा जो है ना, हाँ 10/10/14 ही था, फिर से थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, लैट्रिन में भी जैसे आमाशा जैसा, आमाशा बोलते हैं बंगाली में, आमाशा बोलते हैं, आंव की जो प्रॉब्लम है ना, आंव जैसी प्रॉब्लम हो गई है इसको। तो इसबगोल लेना बंद कर दिया है इसने। फिर मैंने प्लेसिबो दे दिया। फिर मेरे पास ये आया एकदम एक बार में जनवरी 21 को 2015, 2-2.5 महीने बाद। तो उसने बताया कि फिंगर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, हो सकता है ठंड लगने के कारण से हो गया हो। तो जनवरी में यहाँ काफी ठंड पड़ती है, तो उस साल बहुत ठंड पड़ी भी थी, तो उसमें अगर ठंड लगने से हो गया हो, हाथ फिर से थोड़ा सा कपकपा रहा है लिखते समय, जो इतने दिन बीच में ठीक था। तो फिर मैंने 10 डोज 10 का 3 डोज दिया, रोज एक बार लेने के लिए, बाकी प्लेसिबो दे दिया था। तो मेरे पास फिर वो 4-5 महीने के बाद आया, 12/5/15 को, बताया कि हाथों में जो है ना सनसनाहट जैसी चल रही है 10 दिनों से, और सुबह उठने के साथ ज्यादा हो जाती है। तो मैंने फिर 10 का 1 डोज दे दिया, अब बाकी पुरानी तकलीफ ठीक हो गई थी। इसके बाद भी 2-3 बार आया था मेरे पास, तो सेम दवाई दी थी, उससे ठीक हो गया था। इसके बाद फिर इसकी एक दूसरी दवाई चली है दूसरे प्रॉब्लम के लिए, वो फिर बाद में कभी इस केस को देंगे, ठीक है। तो फिलहाल यही केस है। तो अब आप लोग एनालिसिस बताइए क्या हो सकता है। हेलो सर, मैं बोलूं?
हाँ बोलिए। हाँ सर, पहले उनका जो बीमारी जितना था वो ज्यादा बढ़ते चला रहा था, मतलब बढ़ते जा रहा था। हाँ। पहले राइट हैंड में था, लेफ्ट हैंड को गया, लेफ्ट हैंड से फिर फिंगर तक गया, तो उनका बीमारी बढ़ते चलता रहता था। फिर उनको जो उनका ऑफिस स्टाफ बताया जे मेरा ठीक हो गया, तो वो एक बात बोला, जब जब उनका ठीक हुआ तो मेरा क्यों ठीक नहीं होगा। वो बिल्कुल। एक ही पॉइंट है। तो आपके पास आया, और आने के बाद उनका नेचर कैसा था, वो बोलना क्या बोल रहा था, वो जैवलिन का टाइम में, जैवलिन थ्रो करने का टाइम से अभी तक वही प्रॉब्लम शुरू होकर चलते आ रहा है। तो चलते आ रहा है। डेल्यूजन इंजरी बिंग इंजर्ड। और उनका और विशेष कैरेक्टर क्या था, एनिमल की जो लव था, और काम, जो काम करना का तरीका एक यूनिक था, जो एक बार से बहुत सारी काम करके चला आता था। उनका जो एक यूनिक कैरेक्टर, जिसको हम आईडी ले सकते या और कुछ ले सकते हैं, आप बाद में बताएंगे आप। उनका कोई स्पेशल क्वालिटी है, जो आप जैसे बोलते हैं सरकारी स्टाफ एक ही काम करने के लिए हाँ। लेट करते हैं, लेकिन वो एक बार से बहुत सारे काम करने का उनके पास एबिलिटी भी है। और वो अभी बोल रहा था मेरा हैंडराइटिंग कितना अच्छा था, अभी वो खराब हो गया है। और दूसरी बात वो बोला, लोगों के सामने लिखने से उनका तकलीफ होता है। लोगों के सामने। हाँ, और सबसे क्रॉक्स बात वही है, वो समझ में नहीं आ रहा है, अलग काम वो कर पा रहा है, लेकिन लिखने का काम उनके होता नहीं। बस दिस इज ए यूनिक कैरेक्टर। मतलब जो अलग काम कर पा रहा है, क्यों लिख नहीं पा रहा है। तो एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रासमेंट या एक्साइटमेंट अग्रावेट, ऐसे ही हम लिख सकते हैं। लोग देख लेंगे क्या उनका दिमाग में जो डर रहता है इसलिए उनका खराब हो रहा है, तो हम सोच सकते हैं एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रासमेंट और एक्साइटमेंट अग्रावेट। और उनका एंजाइटी भी बहुत था बच्चे के लिए, बच्चे का फ्यूचर के लिए भी था। वो सब सर क्लब करने से तो सल्फर आ रहा है, और उनकी पास पास फॉस्फोरस आ रहा है सर, उतना। तो अच्छी एनालिसिस है आपकी, बहुत अच्छा है। देखते हैं एक बार एग्जैक्टली क्या रहता है। ठीक है, देखिए आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है। थोड़ा और भी आप कुछ रेमेडी सोच सकते हैं आसपास। सर नेक्स्ट कॉस्टिकम आ रहा है, उनका फिजिकल से, उनका नेचर से, जनरल नेचर से, जैसे ही एक ऑनेस्ट आदमी है, अदर एनिमल्स के लेकर सबकी काम करने के लिए तैयार है, ऑनेस्ट बंदा है। तो नेक्स्ट जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, तो कॉस्टिकम नेक्स्ट सोचा रहा है सर। बहुत अच्छा सोचा है। और बताइए। सर इस केस में ना मुझे जहाँ तक समझ में आया कि इसको ना अपने बच्चे की चिंता बहुत ज्यादा है फ्यूचर को लेके। तो मेन कंसर्न उसका यहीं पे चल रहा है कि वो बच्चा अभी सेटअप नहीं हुआ है, तो एंजाइटी एज इफ टाइम इज सेट इन, मतलब उसको एक एंजाइटी हो रही है कि बच्चे को फटाफट सेट कर दूं। तो वो एक हरिडनेस के कारण उसको ये जो है ना ट्रेमलिंग वगैरह आ रही है सर। और इसका जो नेचर है बेसिकली सर, ये मतलब कि बहुत ज्यादा एनिमल्स वगैरह से प्यार करता है, सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द एनिमल्स। और ये इंडस्ट्रियस बहुत ज्यादा है सर, मतलब कि अपना काम तो ये करता है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी कर देता है। हाँ जी सर। तो इसको लेके सर मेरे माइंड में तो कार्सिनोसिन का थॉट आ रहा था सर। ठीक है, जी बहुत अच्छा। आपके एनालिसिस डॉक्टर पंकज बहुत अच्छी है, विशेष कर एंजाइटी जी टाइम से ये आपने बहुत अच्छा हाँ। किया।
क्योंकि उसको सर वो है ना कि मेरे बेटे को मैं फटाफट सेट कर दूं। ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट तो इसी हाँ सर, इसीलिए उसको ट्रैवलिंग आ रही है, और इसीलिए उसको जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है वो भी इसी कारण से हो रहा है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन वो कर रहे हैं ना इस चीज को लेके। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कार्बोनेशन आ रही है ना, ठीक है, नोट कर लेता हूं इसको। कार्सिनोसिस, यस सर। और क्या बताएंगे एनालिसिस अपना? और बताइए। तो मैं एनालिसिस दूं अभी? वैसे दवाई अभी फ्लोर पर आई नहीं है, और ये कार्सिनोशिन के बहुत करीब है। थोड़ा सा माइल्ड डिफरेंस है, जहां से ये अलग होती है। Evening, sir. हाँ Already बोलिए। good. Okay. So the patient ये तो एक तो उसका हाई स्पिरिट भी थोड़ा सा लग रहा है कि वो आवाज गूंज रही है मेरी। हाँ ठीक है, सुन रहे हैं। हाँ सर, वो उसका थोड़ा सा हाई स्पिरिट लगा मुझे कहीं ना कहीं एक दो जगह, जहाँ पर वो जोर बोल रहा है ना कि मतलब अपने उसका दोस्त का ठीक हुआ है, कलीग का ठीक हुआ है, तो मेरा भी ठीक होगा। तो ये एक लाइन थोड़ा सा मुझे लगा कि मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को समझा रहा है वो। एंड एक तो उसको ये कोई प्लांट रेमेडी हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज जिस तरह से ये पब्लिक अपियरेंस में इसका ज्यादा हाथ शिवर करता है, तो ये थोड़ा सा सेंसिटिविटी दिखी मुझे। तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स अ प्लांट रेमेडी हियर। तो फियर ऑफ पब्लिक अपियरेंस में लेकर कहीं ना कहीं फियर है, तो अगर उस तरह से अगर सोचेंगे, एनजाइटी भी होगी ना उसको जाने से पहले, पब्लिक में जाने से पहले, कि मतलब मेरे को अभी अभी हाथ शिविर होने वाला है मेरा, वो वैसा वाला फील आया। तो थोड़ा मैं जेलसीमियम की सोच रही थी। लेकिन फिर बाद में जब आपने बोला कि बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक है और जेनरस है, बस अपना काम टाइम पे करता है, और अगर वैसा सोचेंगे तो फिर एंजाइटी, चिल्ड्रंस लव फॉर एनिमल्स वगैरह वैसा सोचेंगे तो फिर स्टैफिस एग्रिया की तरफ भी सोच सकते हैं, क्योंकि आपने बताया कि उसको यूरिन का भी इन्फेक्शन हुआ था। तो ये दोनों रेमेडी के बीच में हो सर, मैं ऐसा पर्टिकुलरली रूब्रिक्स नहीं लिया, लेकिन ऐसा फील वाइज ऐसा सोच रही थी। थैंक यू सर। सर म्यूट है, आपके आप म्यूट है सर। हाँ, और कोई बताएंगे? बहुत अच्छा डॉक्टर मोहम्मद, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है, लेकिन रेमेडी फ्लो नहीं आई है। अगर ये कार्सिनोसिन नहीं है तो सर सेकंड थॉट अपने को ओलिवियम सैक के बारे में सोच सकते हैं सर। ऑलिव साइड इसमें एक बताइए। सर इसमें वो हो गया ना कि एंजाइटी टाइम इज सेट हो गया एक तो, और दूसरा हो गया ऑनेस्ट सर। ऑनेस्ट। हाँ, ये दो रूब्रिक लेते हैं ना सर, बाकी सिंपैथेटिक है तो ये सोच के अपने ओलिवियम सैक सोच सकते हैं सर, क्योंकि वो बंदा बहुत नाइस होता है ना सर। ना एक ट्रैप है कि अच्छा बहुत अच्छा बार तो ऑनेस्ट बनते एकदम से 100% ऑनेस्ट हो, कोई जरूरी नहीं है। नंबर वन। नंबर जी वो जी बिकॉज जिसके पास अभी भी टेंशन है बच्चे को सेट करने को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसकी हाँ इनकम कहीं ना कहीं तो इतना ज्यादा नहीं है, गड़बड़ नहीं कर रहा है, कि जिसने भेजा है वो भी वैसा आदमी है। जी वो जी भी मेरे लिए कोई नौकरी वगैरह तो आप अपने आप अभी में रख लो, मैं आपके यहाँ ही रह जाऊंगा। इतना डाउन टू अर्थ इस आईटी डिपार्टमेंट के लोग नहीं होते। ओके सर, कुछ और वाली सोचते हैं। ये हो सकता है कि ऑनेस्ट में आज नहीं है कल वो रेमेडी आ भी जाए, क्योंकि इसके पेशेंट जो मैंने देखे हैं ना इस रेमेडी के, यूजुअली दे आर ऑनेस्ट, यूजुअली नॉट 100% तक 90% तक तो ऑनेस्ट होते हैं। यार नेक्स्ट नेट्राम्यूर सारे, जब वो सब नहीं हुए नेक्स्ट हम नेट्राम्यूर सोच सकते हैं, नो नेट्राम्यूर। हाँ हाँ
जो बोले आप एंजाइटी टाइप सेटिंग, अगेन उनका गड़बड़ी लोगों की आगे होता है। मतलब वो उनका वीकनेस छुपाना चाहता है, दिखाने नहीं चाहता है। और जो एंटिसिपेशन भी रहता है, रेस्टलेस भी, वो सोच सोच के रात में नींद नहीं आता है। वो सर नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम हो सकता है। और कोई अपना एनालिसिस बताएंगे? हेलो, एनालिसिस बताऊं अभी अपना, क्योंकि अभी तक रेमेडी आई नहीं है। तो मैं भी शुरू करता हूं। तो इस केस में जैसे समझते हैं ना, सबसे बड़ी बात क्या थी ना इस केस में, कि ये जो बंदा है इसका कॉन्फिडेंस बहुत कम है। ठीक है। और विशेषकर कॉन्फिडेंस कब गड़बड़ होता है, नर्वस कब होता है, जब किसी के सामने उसको साइन करना पड़ता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर भी कनेक्टेड है इसका। ठीक है, कि थोड़ा सा दूसरे के सामने करते समय नॉर्मली होता है ना, हम लोग जिस केस में, जिस चीज में हमारी जो कमी रहती है, दूसरों के सामने वो कमी जब और ज्यादा उभर के आती है, क्योंकि हमें एक डर सा बैठ जाता है ना कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। ये नॉर्मली आता है ना सबके मन में। आता है या नहीं? आता है। ये सब ज्यादा होता है जब किसी के सामने ऐसे स्पीच हम लोग दे लेंगे, गाना गाना हो, बाथरूम में बहुत अच्छा गाते हैं हम लोग, लेकिन गाओ ना, तो वो गला जो अच्छा गाना गाता हुआ गला भी वहां खड़ा जाता है। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक डर सा आता है, पता नहीं कैसा हो रहा है, खराब तो नहीं हो रहा है, लोग क्या सोचेंगे। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो साइकोलॉजिकल फियर जो है इसको डेवलप करता है इसको। तो इसका कॉन्फिडेंस ज्यादा जब कम हो जाता है तब इसका एक प्रॉब्लम होती है। तो एक कॉन्फिडेंस की कमी की प्रॉब्लम है। इन स्पाइट ऑफ आईटी, क्या बोलते हैं वो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, तो एक बड़ा ऑफिसर है, उसमें भी कॉन्फिडेंस का कमी होना बहुत मॉर्बिड है, क्योंकि इनसे तो लोग डरते हैं, इसको देख के लोग नर्वस होते हैं, ये खुद नर्वस हो जाता है जब किसी के सामने साइन करना पड़ता है। तो जब मैंने ये केस लिया था ना, मेरे पास दो तरह के सेट चल रहे थे, जिसमें एक कार्सिनोसिन का सेट बहुत ज्यादा चल रहा था, मेडोरिनम का भी सेट चल रहा था थोड़ा सा। तो शुरू में मैंने देखा कि एक दो, मैंने सोचा कि एक तो कॉन्फिडेंस वाला, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा मैंने सोचा, जो उस समय 2014 की बात है, तो एट दैट टाइम आई वाज अ बिगिनर आल्सो इन दिस सिस्टम। तो जैसे बताते ना, कोई किसी का बोला और आ गया तो सुपरस्टिशियस लेना है, लेकिन मेरा जो कॉन्शियस माइंड था ना, वो अलाउ नहीं करता था इसको बोलने के लिए। तो मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर अभयपाल, उनसे मेरी अक्सर बहस भी होती थी, अरे किसी का तो पूछ के ही तो लोग आएगा, नहीं तो आएगा कैसे, कोई तो बताएगा ना, डायरेक्ट तो कोई आया नहीं, तो सुपरस्टिशियस कैसे हो गया। कैसे? हाँ, ये मान वो लीजिए, सुपरस्टिशियस इसीलिए नहीं ले रहे थे ना सर, हाँ, वो इसलिए मैं क्योंकि मैंने ये तो सोचा कॉमन कि वर्जन है। ये कॉमन वर्जन है। हाँ, तो कोई भी सर बहुत, आके ऐसे बोलता है सर, आजकल पेशेंट्स कोई भी आके बोलता हमें उसके पीछे सोचना चाहिए। ठीक है। है। जी सर। फिर वो बोला ना कि हाँ हाँ, उसका ठीक होगा तो मेरा भी ठीक हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट सुपरस्टिशियस। जिसने उसको भेजा था उसका सेम प्रॉब्लम थी, और बहुत मैजिकली उसका भी बहुत तेजी से ठीक हुआ था। तो जैसे हम लोग किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, सपोज यू आर अ डॉक्टर इन द होम्योपैथी,
आप एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट करने जाना पड़ ही सकता है, कभी कभी कुछ नहीं फंसते हैं तो हम पता लगा के जाते हैं ना कि हाँ उसने ठीक हुआ, तो सोचेंगे ना जब उसका ठीक हुआ तो मेरा तो ठीक होगा ना, उस तरह की प्रॉब्लम है। ये एक ऑब्वियस सी बात है। तो वी शुड हमारी थिंकिंग जो है थोड़ा सा उस लाइन में जाते थे, पॉजिटिव थिंकिंग। तो उससे मेरे दिमाग में एक तो सेट बना था कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सुपरस्टिशियस, दूसरा इंडस्ट्रियस एंड तीसरा चौथा जो है नेचर लव्स। ये चारों मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहे थे। इंप्रेशनेबल मेरे दिमाग में चल रहा था। एंजाइटी टाइम इज सेट एज इफ, ये एकदम पक्का था कि उसको टेंशन बच्चे के लिए ज्यादा हो रही है ना, और उसके कारण से नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेसनेस, एंजाइटी फ्रॉम। तो ये सारे रूब्रिक्स जो है बहुत क्लोज चल रहे, कार्सिनोसिन लीड कर रहा था। और उसकी राइटिंग पढ़ी नहीं जा रही थी, तो वो भी एक ये था कि राइटिंग पढ़ नहीं पाता है, उसको नर्वस हो जाता है। तो फिर एक दूसरे तरीके से मैंने जब सोचा तो मेरे एक दूसरा जो तरीका आया उसमें था कि उसको मैंने फिजिकल सिम्टम्स दे दिया, एक ट्रेम्बलिंग हैंड्स, राइटिंग एग्रावेशन, एक्सट्रीमिटीज ट्रेम्बलिंग हैंड्स, राइटिंग एग्रावेशन। लिखते समय उसके हाथ ज्यादा कांपते हैं, अदरवाइज कोई कंपन नहीं है। होल्ड करना हो, चाय का कप पकड़ता है आराम से पकड़ता है, सामान पकड़ता है आराम से पकड़ता है, काम करता है आराम से करता है, बस लिखते समय सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो एक बहुत अच्छी हमारी रूब्रिक्स है, उसको मैंने बेस बनाया, उसको नहीं छोड़ सकते। तो एक्सट्रीमिटीज ट्रेम्बलिंग हैंड्स, राइटिंग एग्रावेशन। दूसरा मैंने लिया नेचर लव्स। तो इन दोनों के यदि हम लोग लेते तो क्या रेमेडी आती है? और एंजाइटी टाइम एजिट सेटिंग, ये भी एकदम कंफर्म है ना। तो यहां से हमारे पास नेचर लव्स और एक रूब्रिक लिया था सिंपैथेटिक एनिमल टुवर्ड्स। तो फैल्कोपी और डलका दो रेमेडी चल रही है, और बंदे को बर्ड बहुत पसंद है, बर्ड की तकलीफ नहीं देख सकते, तो क्या रेमेडी होनी चाहिए आप बताइए, फैल्को या डलका? तो बर्ड के हिसाब से तो फैल्कॉन नहीं आ रहा है सर। डलका होना चाहिए। डलका, डलका क्यों? फैल्को क्यों नहीं? बच्चों की इम्पेशेंस है ना, वो बच्चे उसको लगने चाहिए टाइम पर, काम पर, इसलिए हाँ लगता है। और ये तो बच्चों को इम्पेशंस चिल्ड्रंस ऑफ वॉट भी तो हो सकता है ना सर, डलका मारा सर। हाँ, तो ये जो है ना बच्चे को लेके एकदम इसको पेशेंस नहीं, अरे ठीक है बच्चा 5 साल बाकी है, उसके लिए सारी रात नींद खराब कर लेना क्या मतलब रखता है? इम्पेशेंट चिल्ड्रन, बहुत अच्छा लिया आपने। और इस रूब्रिक को पकड़ा था डॉक्टर चंदा मालविया ने, बहुत अच्छा रूब्रिक पकड़ा था ये। डॉक्टर चंदा है यहाँ पर? तो मैंने इसको डलका मारा दिया था, सिंपैथेटिक एनिमल्स टुवर्ड्स। ये बहुत ज्यादा मैं हूँ सर। हाँ, तो ये है। और अभी और डॉक्टर पंकज आपने जो था ना, जो कार्सिनोसिन पहुंचे थे, कार्सिनोसिन बहुत क्लोज चल रही है। थोड़े से केवल ट्रेम्बलिंग हैंड्स, राइटिंग एग्रावेशन यदि लेते हैं तो वहां हमें कार्सिनोसिन नहीं मिलेगी, वहां डलका मारा है, वरना बहुत एक साथ मैच करते हैं। यदि हम लोग देखें तो कई रूब्रिक्स हैं, नेचर लव्स में दोनों पड़ी है, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में दोनों पड़ी है, ठीक है। इंडस्ट्रियल में डलका मारा नहीं है, सिंथेसिस में नहीं थी, अभी आ गई वो कंप्लीट में तो पता नहीं, ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एम्बेरसमेंट लगा था ना, ये लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाता है, यहां कार्सिनोसिन आउट हो जाती है, एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट में, ठीक है। अदरवाइज एंजाइटी टाइम एजिटेशन इंप्रेशनेबल, वो जो बंदा ठीक हुआ एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट सर, ये कंप्लीट में तो है सर। कंप्लीट में है, हाँ तो आगे हाँ सर कंप्लीट में। मैं सिंथेसिस ज्यादा उस समय नहीं थी, सिंथेसिस में उस समय नहीं थी जी जी। हाँ, बहुत सारी एंट्री हुई है, इसलिए थोड़ा सा एक बार दोनों को चेक कर लेना पड़ता है कि मैंने कहा यहाँ नहीं है, वहां आके पड़ी हुई हो,
तो फिर हमें अलग तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है। और था इसका जो था एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट में, देखिए तो डलका मारा पड़ी है क्या, इम्पेशेंस में तो है ये, नहीं है। हाँ ये इम्पेशेंस है। मैंने थोड़ा सा भी 5 साल बचा है यार सर्विस को, और तुम आज से एकदम टेंशन में, नींद नहीं आ रही है, तुम्हारी नींद खराब हो रही है, क्या मतलब होता है? दिस इज इम्पेशेंस, है ना। तो यहां पर हाई स्पिरिटेड क्यों लिया था, किसी हाई स्पिरिटेड लगा था यहां पर? सर वो था ना, मतलब कॉलीग को है वो ठीक हो गया खुद ब खुद, और मेरा भी ठीक हो जाएगा। हाँ ये क्या है ना, एक पॉजिटिव सोच है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवनेस, हम इसे ले सकते हैं। देखिए पॉजिटिव, हाँ ये पॉजिटिवनेस है, दोनों पढ़ी, कार्सिनोसी में पढ़ी है। एंड दिस इज इंप्रेशन बना, जैसे आप कभी किसी के बारे में सुनती हो, है ना, तो सुनने के बाद जैसे कि अरे ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, है ना, महेशदा के जैसे, तो हमारे अंदर इंप्रेशन बन जाता है, अरे उनका तो बहुत अच्छा है, दिस इज इंप्रेशन। तो उसके इंप्रेशन आएगा, ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, एकदम इसको ठीक कर दिया तो मेरा भी ठीक हो जाएगा। तो इंप्रेशन एंड पॉजिटिवनेस, ये 2 रुपए के आएगा। इज नॉट हाई स्पिरिटेड। हाई स्पिरिट में क्या होता है कि जिसका स्पिरिट लो, इस बंदे को 18 साल से चल रहा है, इसका स्पिरिट लो कहाँ हुआ, हाँ ऑकवर्ड होता है, थोड़ा सा खराब लगता है, ये चीजें होती हैं, लेकिन काम तो जा ही रहा है ना, छोड़ा तो नहीं उसने काम करना। ठीक है। तो हाई स्पिरिट में वहां होगा जहां पर ऐसी सिचुएशन है जो किसी की भी स्पिरिट को लो कर देगी। कोई भी बंदा उदास हो जाएगा, लगता है यार अब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है, सब डूब गया, खत्म हो गया, वहां से उठ के खड़ा होने की जो हिम्मत रखता है, दैट इज हाई स्पिरिटेड। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत बार, कि नेपाल से मेरे पास एक माँ बेटे और बाप आए थे। एक रात में उनको 10 साल की पूरी कमाई जल रात हो गई थी, वन नाइट में। बेटा डिप्रेशन में चला गया था। बाप बोलता है जरा क्या तुम इतना रोता है यार, मैं एक लोटा लेके राजस्थान से आया था और इतनी संपत्ति खड़ी कर दी थी, मैं अकेला था, अभी तो तू मेरे साथ है। बाप बेटे मिलके काम करेंगे तो 2 साल 3 साल के अंदर कंप्लीट कर देंगे सारी लॉस। और उसने 3 साल के अंदर, साल भर के अंदर कंप्लीट कर दिया उसको, और 3 साल के अंदर इतनी प्रॉपर्टी बनाई मेहनत करके कि बेहिसाब प्रॉपर्टी बनाई, उससे पहले से ज्यादा कर लिया। मैंने आग लगना उसके लिए फायदेमंद हो गया, बिकॉज ही वाज हाई स्पिरिटेड। तो दैट वाज द स्पिरिट हाइट, जिसमें सब कुछ जल के राख हो गया हो, कुछ भी नहीं हो आपके पास, उसके बाद भी वहां से खड़ा होने की उम्मीद कि मैं फिर से खड़ा, दिस इज हाई स्पिरिटेड। किसी भी आदमी की हिम्मत टूट जाएगी उस समय। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मदी क्लियर हो गया ये? सर इस मतलब अपने ये बियॉन्सी नहीं सोच सकते थे सर? बियॉन्सी, हाँ ये भी है। कि हाई स्पिरिट और बियॉन्सी में सर फिर फर्क क्या रहता है? में क्या है ना, बार बार डुबाने वाली कंडीशन आती है, बार बार डूबते हो बार बार उतरते हो आप, जो मैं समझता हूँ। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बियॉन्सी में क्या होता है ना, कि जैसे पानी की सतह में ऐसे डुबा दिया जाता है, फिर उभर के आ जाता है, डूबता है फिर उभर के आ जाता है, तो उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है अपने आप उभर के आ जाने की, डुबा के रख ही नहीं सकते उसको। और हाई स्पिरिट में क्या होता है कि आपकी अपनी स्पीड यदि हाई नहीं होगी तो आप वहां से उठ नहीं सकते। जैसे बैलून है ना, बैलून का आप या बॉल को जिसमें हवा भरी हुई हो, आप अंदर डालो फिर से उभर के निकल जाएगा, कितना भी अंदर डालो वापस आ जाएगा। तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके बारे में मुझे बहुत। इसमें ऐसे सोच सकते हैं कि हाई स्पीड के अंदर वो अपनी स्पीड को नीचे ही नहीं आने देता है, और बियॉन्सी में स्पीड नीचे आ जाती है लेकिन फिर दोबारा से वो राइज अप हो जाता है, ऐसा सोच सकते हैं? ठीक, मेरे समझ में नहीं आ रहा है इस तरह से। और किसी को जैसे हाई स्पीड में उसकी स्पीड इतनी हाई होती है कि उसको नीचे ही नहीं गिरने देता सर। इस बंदे का तो वैसे ही था जिसका मैंने एग्जांपल दिया, कि हालांकि दूसरे लोग उसमें गिर जाते नीचे। तो ऐसा सोच सकते हैं आप, जो बता रहे हैं समझ रहा हूं मैं, कि एक बार तो उदास हो जाता है, लगता है अब कुछ नहीं होगा, फिर वो अपने को हिम्मत जुटाता है, फिर उभर के आता है। आप ये कहना चाहते हैं, राइट? सर बियॉन्सी में ये होगा ना सर कि नीचे जाएगा वो सर, एक बार नीचे लेकिन फिर उभर के आ जाएगा, वापस आ जाएगा सर। लेकिन हाई स्पीड के अंदर तो नीचे जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि उसकी स्पीड ही हाई है। हो सकता है।
क्योंकि उस कंडीशन में उसके बाप की तो कंडीशन वैसी ही थी। यही है हाँ एक्चुअली जो पंकज सर बोल रहे हैं ना, हाई स्पिरिट को जब बायोन्सी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ऐसे ही अभी कैंसर हो गया था आनंद बाबू को, तो उसका कैसा था, अरे कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, ये तो होता है, जिंदगी है, चलती रहती है। बार स्पीड गिरती है, बार बार फिर उठ के आता है। ये बायोन्सी और इसमें हाई स्पीड अच्छा डिफरेंस होता है। वेरी नाइस। इसको लेकर मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन रहता था। ये क्लियर है, ठीक है। तो इसको मैंने फिर डलका मारा इसीलिए दिया था। और एक जगह डलका मारा मेरी बाद में कंफर्म हुई थी, जब उसने बताया था ना कि इसको सर्दी लग जाती है, थोड़ी सी बारिश के दिनों में, ठंडा रेनी वेदर में उसको सर्दी लग जाती है। तो मुझे लगा था ये मैंने दूं या ना दूं, मैंने इसको दे देता हूं मैं, तो मतलब लोग यहाँ पकड़ लेंगे कि डलका मारा है। पता नहीं क्यों वो थोड़ा सा लगता है ओवरलुक हो गया। तो वहां से भी डलका मारा क्लियर थी। हमारा का सीजन चल रहा है। हाँ चल रहा है। फीवर हुआ, डलका मारा दो, डलका मारा, रेस्टेक्स, नेट्रम सल्फ, ये 3 का सीजन चल रहा है अभी। समझ में आ रहा है। और एक सीजन चलेगा थोड़े दिन के बाद रोडोडेंड्रॉन का। तो इसमें अभी किसी अभी क्वेश्चन है या एकदम क्लियर है सब? देखना था कि जा रहा था स्पेशल पोजीशन में भी, आई मीन पब्लिक में जब जा रहा था, तो वो टाइम पर उसको जो प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपने उसको कैसे समझा? वो फिजिकली नहीं किया, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगता है, अजीब सा लगने लगता है। ये एम्बेसमेंट है ना, अब एक ऑफिसर है ना, अब एक ऑफिसर मान लो कोई इसके सामने आता है और उसके सामने वो लिख नहीं पाता है ठीक से, उसकी राइटिंग एकदम खराब हो जाती है, तो बंदा क्या सोचेगा? तो अगले को एक एम्बेरसमेंट आएगा ना। यहीं से, उस समय तो कार्सिनोसिस नहीं थी, एम्बेरसमेंट में अभी तो आ गई है, तो वहां से भी ये अलग हो रही थी एट दैट टाइम। तो शर्म लग रही है आपको, जैसे मान लो जो आपके पेशेंट बैठे हैं और आपका स्किन डिजीज दिख रहा है और आप बोल रहे हो कि हाँ हाँ मैं एकदम थे, और पेशेंट आपके स्किन पर नजर गड़ा दे, देखो तो दिख रहा है, आपको क्या फील होगा? हो जाएगा ना, कि अंदर आएगा ना। वही उसके साथ में खुद ऑफिसर है और सामने क्लाइंट है, जैसे लोग डरते हैं उसके सामने, इसके हाथ कांप रहे हैं, ठीक से लिख नहीं पा रहा है। सर लेकिन जो ये डलका होता है सर, ये इतना वर्कहोलिक होता है क्या सर? जैसे कार्सिनोसिन का तो सुना है कि वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस होता है, बहुत मेहनती होता है ना। जरूरी नहीं सारी चीजें मिले, ये कह रहा है यही है ना। ये सबके इंडस्ट्रियस रूब्रिक में देखिएगा, आपको डलका मारा नहीं पड़ी है, इवन कंप्लीट डायनामिक में भी नहीं आई है। यह एक कई बार के बारे में तो यही सुना है ना सर कि वो लोग बहुत लेजी होते हैं, बिल्कुल भी काम करके राजी नहीं होते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं वो लोग। तो यहाँ पे तो ये पर्सन बहुत खुद ही काम कर रहा है, और इवन मतलब जो काम नहीं करना होता उससे एक्स्ट्रा भी कर लेता है सर। तो वहां से सर मेरे को ये कार्सिनोसिन समझ में आया था। लेकिन एंजाइटी पर अदर्स में है, वो अपनी बहुत ज्यादा खटता है। हाँ हाँ डॉक्टर मोहम्मदी क्या है सर? डलका एंजाइटी पर अदर्स में है, अगर को कलीग ने उसको बोला होगा कि ये काम कर ले, तो वो मना नहीं करेगा। हाँ मना नहीं करेगा, सबकी हेल्प करना चाहिए। फैमिली उसके लिए कलीग्स फैमिली की तरह हैं, तो कर देता है। और मेरे पास अभी डलका मारा का और एक केस है जो बहुत पुराने, मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो वो ट्रैवल एजेंट का काम करता है, उस फैमिली को लेकर बहुत डिससेटिस्फाइड रहता है, वो काफी खटता है फैमिली के लिए कि उनकी लाइफ अच्छी हो, उनकी जिंदगी अच्छी हो, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, और ऑनेस्ट भी है वो भी। मैंने उसके पास भेज के, मैं यदि कोई आता है जैसे घूमने के लिए, तो मैं उसको रेफर कर देता हूँ। तो वो पैसे जो भी लेगा, एक तो गलत नहीं लेगा, दूसरा बहुत अच्छी सर्विस देता है। तो मैं निश्चिंत रहता हूँ कि वहां से आने के बाद कोई भी बोलेगा नहीं कि जिसको भेजा था मैंने उसके द्वारा कि खराब हुआ। सर लेकिन सर एक आपका, हाँ बोलिए सर आपका एक डलका मारा का डिप्रेशन का केस था, वो भी बहुत अच्छा था, वो भी बहुत करता था अपनी फैमिली के लिए, जो आपने शेयर किया था। मतलब वो अपने इन-लॉज के लिए बहुत करता था, काम भी बहुत करता था और टेक केयर भी बहुत करता था। नेपाल में रहते हुए
इंडिया में आके यहाँ की सारी फैमिली को देखना, एक अकेला होते 2-2 फैमिली को मैनेज करना, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रीज में है नहीं, लेकिन दिस इज केयर जो है ना, इसके कारण से जिसको केयर बहुत ज्यादा रहेगा वो ऑलरेडी काम करेगा। जिसको फैमिली की केयर है, फैमिली के फ्यूचर की चिंता है, बच्चे के फ्यूचर की चिंता है, तो उसको तो करना पड़ेगा ना। सर वो एम्बिशियस डलका मरा वो करते ही रहता है, केयर एंड एंजाइटी की वजह से। बहुत ज्यादा रहता है इसका। और इसीलिए क्या है ना, उसके लिए वो मतलब एब्यूसिव एंगर विदाउट, उनको गुस्सा नहीं आता लेकिन गालियां देखे ताकि वो सुधर जाए, इसलिए कई बार गालियां निकालते हैं उन लोग। उसका गुस्सा नहीं है, मतलब तुम काम वाम नहीं करते हो, थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ा लिखा करो, कौन देखेगा। तो इस कारण से उसको थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन बहुत एब्यूसिव होता है, लेकिन गुस्सा मन में नहीं है। खाली उसका है कि उसको सुधारना है, ठीक करना है, फैमिली के लोग सही तरीके से चले। उसका बच्चा सोया रहता है, उसको लेकर उसे टेंशन रहती है, इतना देर सोएगा, पढ़ेगा नहीं तो इसका फाइल कल नौकरी जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा, वो सारे टेंशन उसको खाए जाते हैं। अब मजे की बात, वो टेंशन भी खत्म हो गया और अभी तो उसका बच्चा भी ऑफिसर बन गया है, ठीक है। ये उस समय इसको लगी थी, बाद में इसको दूसरी मेडिसिन भी लगी है। कुछ सालों के बाद जब आया था दूसरे किसी प्रॉब्लम के लिए, उसमें इसको दूसरी मेडिसिन लगी थी, चक्कर वक्कर आ रहे थे, हाँ, उस समय उसकी मेडिसिन बदल गई और डलकामारा के स्टेज से बाहर निकल गया। द सेम पेशेंट, ठीक है, चल रही है ना। तो मान लीजिए अभी डलकामारा हो सकता है किसी स्टेज में इसको कार्सिनोसिस में लगे, ऐसा होता है। जो रेमेडी करीब करीब चलती है, कहीं ना कहीं किसी स्टेज में आती है, जो मुझे देखने को मिला है कई केसेस में, ठीक है। तो अभी एंड करें। सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में और ड्यूटी में तो ये रेमेडी नहीं है ना सर, डलकामारा देख लीजिए, खाली केयर में है सर। हाँ, जिसको केयर होगा ना, ड्यूटी वाला तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जिसको केयर होगा उसको करना ही पड़ता है ना। एंजाइटी आप करोगे नहीं, लेकिन केयर में तो आपको एक्टिव होना ही पड़ेगा ना। इसलिए कई बार हमें इंडस्ट्रीज दिखती है, कई बार ड्यूटी जैसी दिखती है, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली दिखती है। तो इसलिए यहाँ कंफ्यूजन होना स्वाभाविक होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी नहीं डाला हुआ है अभी तक, रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी नहीं है और ड्यूटी भी नहीं है, दोनों ही है। इसके कारण क्या है, वो आपको जो बहुत एक्सपर्ट हैं वो कोई बता सकते हैं क्यों नहीं है, और जिस दिन डाल देगा उस दिन ये क्यों खत्म हो जाएगा। इनका भरोसा नहीं लेबोरेटरी वालों का, कब किस में क्या डाल दें, सारी चीजें गलत हो उल्टी पड़ जाती हैं। सर रिपोर्टिंग भी बहुत है, सब जगह अलग अलग देखना पड़ता है। हाँ, अब मान लीजिए हमको सीधे हिसाब से बोलना पड़े तो एम्बेरसमेंट में नहीं आएगा, लेकिन एम्बेरसमेंट एक ऐसी चीज है ना, कम बेसी सभी में होती है, बस ऑकवर्ड सिचुएशन वाली बात होती है। कुछ लोग बेशरम होते हैं, विरट्रम जैसे, वो अलग बात है। मैं भी एक विरट्रम का पेशेंट देखा, लेडी डॉक्टर है और उसके सामने बहुत डल, बहुत खराब कंडीशन थी, और उसके बाद पांव ऐसे उठा के ऐसे बैठ रहा है। तो ऐसे भी लोग भी होते हैं, तो वहां वो सारी चीजें मॉर्बिड है, थोड़ा सा अलग है। जब देखिए तो एम्बेरसमेंट में विरट्रम आया है क्या, क्योंकि नॉर्मली आना नहीं चाहिए, बहुत बेशरम बंदा होता है ये। है सर, कंप्लीट में है सर, ब्रेड में डाल दिया ना, फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट में। हाँ जी सर। लेकिन यूजुअली डाला तो है, लेकिन देखा जाए ना तो मेरे को अभी तक ऐसा कोई विरट्रम मिला नहीं जिसको एम्बेरसमेंट होता हो। उसको यदि एम्बेरस करने की भी कोशिश भी करेगा ना तो बेहया की तरह हंसता है, मुस्कुराएगा, और उल्टा मेरे ऊपर डाल दिया उसने। मैं बोला यार कुछ तो चल फिर लो, उसको एक्सरसाइज कराना आता था, तो उसकी बीवी बोले क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं ना मसाज करवा रहे हैं, बोले कि ऐसे ही करते हैं।
मैंने टोक भी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा बंदे को। तो जरा जरूर है एम्बेरसमेंट के लिए, लेकिन मुझे लगता है एम्बेरसमेंट में होना नहीं चाहिए, कि मुझे अब तक एक मिला ब्रिटेन के केसेस में एम्बेरसमेंट हो। सर मैं तो मार्क में दे रखा है सर कंप्लीट में तो। मैंने ना सर मैंने देखा है ये विराट को एम्बेरसमेंट में, जहाँ पे उसके टक्कर से ऊपर वाले लोग होते हैं ना, वो वहां जाने पे हिचकिचाता है। अच्छा, उसको लगता है कि वहां नहीं जाऊंगा। मतलब मैंने देखा है ये चीज कि वो बताते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग जहाँ पे वो ना ये क्यों जाता है? एम्बेरसमेंट के कारण से नहीं जाता है या किस कारण से? जब गया ही नहीं तो एम्बेरसमेंट होगा कहाँ? नहीं, वो जाना ही नहीं पसंद करता है। अगर उसको बोला भी जाता है जाने को तो नहीं, मुझे नहीं जाना है, अरे वहां पे सब बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग वैल्यू नहीं देते मुझे, ऐसा वाला चीज। क्योंकि सोशल पे इसको दिखावे का बड़ा शौक होता है, ये हर जगह वो बंद करके रहना चाहता है। इसको लाइमलाइट में आना है ना हर जगह। हाँ, हर जगह लाइमलाइट में आना है। तो जहाँ पे भी इसको लगता है कि इसकी वैल्यू मतलब इससे ज्यादा बड़े लोग हैं और वहां पे नहीं कर पाएगा, तो वहां पे जाने से हिचकिचाता है। हिचकिचाता है ना, जाना नहीं चाहता, हिचकिचाता ही नहीं, जाएगा ही नहीं। हिचकिचाहट में कि आप थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा तो चले भी जाओगे, ये बंदा जाएगा ही नहीं। हाँ, नहीं जाता। तो एम्बेरसमेंट कहाँ हुआ? इसको टक्कर चाहिए, बस अपने हिसाब का नहीं रहेगा, नहीं जाएंगे। इसका अपना ईगो क्लैश करता है ना। चलिए, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। सबसे बढ़िया डिस्कशन बायंसी और हाई स्पीड का हुआ। तो अभी मुझे दूसरे ग्रुप में भी शायद जाना पड़े। तो थैंक यू सर, मैं भी थोड़ा ऐड करना चाह रही थी बायंसी वाला। जो आपने नेपाल वाला केस बोला ना सर, वहाँ पे दोनों रूब्रिक है। वो जो बंदा है जो उसने अपने बेटे को समझाया वो हाई स्पिरिट में है, और उसका जो बेटा है वो बायंसी में है, क्योंकि वो लो चला गया है, लेकिन अब वो पापा के साथ मिलकर के ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो उठने की कोशिश करता है जब उसे हौसला मिला थोड़ा तब। थोड़ा सा उसने कमर कसा और वापस से ठीक है चलो अभी वापस से करते हैं। असली में मैंने 3 साल के अंदर उसका पूरा प्रॉपर्टी उससे ज्यादा डबल खड़ा कर दिया। मानना पड़ेगा उन लोगों में कि है, उनमें एनर्जी कैपेसिटी बहुत होती है। सुबह 6 बजे उठ के रात को 12 बजे सोने के बाद दूसरे दिन सुबह 6 बजे लग जाना, और कोई एंटरटेनमेंट कुछ नहीं, ना घूमना फिरना कुछ नहीं, बस बिजनेस, काम, पैसा। सर, एक कहावत है ना, कौन सा, मदद खुदा, पहला लाइन याद नहीं आ रहा, कि अगर आप दिल से चाहो तो खुदा भी मदद करता है आपकी। हाँ, ये भूल रहा हूँ मैं। हाँ, हिम्मत के मर्दा मदद खुदा। सर, बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ में इस तरह के सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे आप एकदम बिल्कुल 100 से 0 होते हो, और फिर हिम्मत करके उठना पड़ता है 0 से 100 के लिए। यस, बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं इसको लाइफ। होम्योपैथ के साथ इट्स नॉट इजी, बहुत हार्ड है सर ये एक्सपीरियंस। होम्योपैथ के साथ अक्सर ऐसा होता है सर, बार गिरते फिर उठते हैं। हम लोग वो होम्योपैथ तो बायंसी में है ना सर। हाँ, सही है।